हाय गाइस, दिस इज लकी तंदेल, होप यू आर डूइंग गुड। ये जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाली है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ एक नई प्लेलिस्ट बना दूं आप लोगों के लिए वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जिसको हम लोग एचटीटीपी से समझेंगे। मतलब स्टार्टिंग में एचटीटीपी पहले हम लोग क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद किसी दूसरी चीज के ऊपर मूव करेंगे। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस तरह से काम करती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रिक्वेस्ट का, रेस्पॉन्स का, आप क्या किस साइड से क्या भेजते हो और सर्वर की साइड से क्या रेस्पॉन्स आता है, किस तरीके का दिखता है रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट किस तरीके की दिखती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कोई भी अटैक देख लो वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, आपको जो खिलवाड़ करना होगा ना पूरा, जो आप पूरे पेलोड जितने भी पेलोड्स हैं वो जो भी कहीं भी अगर आप लगाओगे रिक्वेस्ट के अंदर ही, और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान के चलो अगर कोई बग निकाल रहे हो आप, सीक्वल इंजेक्शन निकाल रहे हो, तो गेट पैरामीटर क्या चीज होती है, पोस्ट पैरामीटर क्या चीज होती है, अगर वो कुकी के अंदर है तो हेडर क्या चीज होती है, तो वो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली एचटीटीपी होता क्या है, उससे उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, करेक्ट, एप्लीकेशन लेयर की एक प्रोटोकॉल है। देखो, मैं टीसीपी आईपी नहीं पढ़ाने वाला, वैसा ही लेयर्स नहीं पढ़ाने वाला, बट एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल वो होती है जो टीसीपी या यूडीपी या फिर ऐसी किसी लो लेवल प्रोटोकॉल को ढाल करके बनाई गई होती है, ढालकर किसी एक रूप में। जैसे कि और अच्छी हिंदी में समझाऊं मैं आप लोगों को, तो ऐसा समझ लो कि टीसीपी जो होता है, टीसीपी एक रॉ पैकेट होता है। उस टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि पहले जो टीसीपी वाला पैकेट है उसके अंदर एबीसीडी जाएगा और नीचे उसके ईएलएफ एबीसी ऐसा कुछ लिखा होगा। तो दैट इज एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल, क्योंकि आपने नियम बना दिया कि टीसीपी पैकेट के अंदर कुछ इस तरह से पैकेट जाना चाहिए। दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर, जो ऊपर ऊपर से दिखाई ऐसे देती है, बट वो होती टीसीपी है ना, सेम यूडीपी के साथ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप एक टीसीपी पैकेट भेज रहे हो, यानी मेरा ब्राउजर एक टीसीपी पैकेट भेज रहा है। ये जो ब्राउजर है ये एक टीसीपी पैकेट भेज रहा है। ये भेजेगा मेरा यहाँ से, जैसे अगर मैं कुछ सर्च करूँ, ठीक है, तो ये भेजेगा google.com के सर्वर को। अब देखो, उन चीजों के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, जो बीच में मीडिएटर होता है, सीडीएन होता है ना, रिवर्स प्रॉक्सी होती है, उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, बाद में, बट इट इज देयर। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी और वहां पे जो प्रोसेस करी जाएगी और फिर उसका जो रेस्पॉन्स आएगा, तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ एचटीटीपी। वो हम समझ लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, ये यूआरएल होता है, ये आपकी स्कीम होती है एचटीटीपीएस, एचटीटीपी भी हो सकती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको यूआरएल बोलते हैं एंड ये आपका स्कीम होता है, ये आपका डोमेन होता है www.google.co.in, ठीक है। टीएलडी क्या चीज होती है वो बात की चीज है, ठीक है, वो आप कहीं और से गूगल करना, वो ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पे जो भी इनपुट फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ये एक एचटीएमएल का पार्ट है, एक एचटीएमएल कंटेंट है यहाँ पे, जो रेंडर किया गया है ब्राउजर के द्वारा। बस आया किस तरह से वो हम चेक कर लेते हैं। तो रेस्पॉन्स आने के लिए ना, यू नीड टू मेक एन इनिशियल रिक्वेस्ट। तो वो जो इनिशियल रिक्वेस्ट होगी वो दिखेगी किस तरीके की, दैट वी नीड टू सी, ठीक है। वो हम देखेंगे टूल की मदद से, जिसको हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दिखा दे रहा हूँ किस तरीके की दिखाई देती है। जैसे ये यूआरएल मैंने डाल करके एंटर किया एंड देखो, रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसको बोलते हैं मेथड, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, और इसको बोलते हैं एचटीटीपी का वर्जन। अभी के लिए इतना समझ लो कि एचटीटीपी का वर्जन स्पीड बताता है कि कितना फास्ट है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो। अब मल्टीप्लेक्सिंग पाइपलाइनिंग वाली जो चीज आएगी उसको बाद में समझेंगे, जब कोई वल्नरेबिलिटी कवर करेंगे हम लोग। तो दिस इज योर मेथड, ठीक है, दिस इज योर एंड पॉइंट और ये वर्जन। ये जो मेथड है आपका, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, जैसे कि पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस, ट्रेस, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके, बट ये जो गेट रिक्वेस्ट होते हैं, ये होता है कमांड। जितने मेथड होते हैं वो सारे कमांड होते हैं, बट ये जो गेट मेथड है, यानी ये जो कमांड है, इसका मतलब ये होता है कि सर्वर को हम ये बता रहे हैं कि आप मेरे को ये वाला रिसोर्स ला करके दो, जो कि आपके सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है, यानी आपके सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, विच इज स्लैश। यानी स्लैश एक सेपरेटर होता है बेसिकली ना, पाथ सेपरेटर। जैसे स्लैश एबीसी स्लैश लॉग इन, तो लॉग इन डॉट पीएचपी इज व्हाट, एक रिसोर्स जो कि किसके अंदर रखा हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, और ये क्या हुआ, सेपरेटर हुआ। तो अगर आप खाली स्लैश दे दो, इट इज कि रूट डायरेक्टरी में जो भी रखा हुआ है, index.html, index.php, वो ला करके मेरे को दे दो। तो एक कमांड ये काम करती है बताने का कि फेच मी दैट कंटेंट। इसकी जगह पोस्ट हो सकता था। पोस्ट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जिसके अंदर आप डेटा भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दैट यू वांट टू अपलोड एन इमेज टू facebook.com, आपको डीपी चेंज करनी है, तो आपकी वो जाती है पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, और यहाँ नीचे होती है उसकी बॉडी। उसके उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। अभी ये जो रिक्वेस्ट है, इनको जरा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी के लिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। इसको मेरे को अभी चाहिए, ये वाली रिक्वेस्ट है ना हमारी,
तो अभी के लिए जैसी ये थी वैसी की वैसी कर देते हैं हम इसे। एंड देन यू हैव द हेडर्स, तो होस्ट हेडर, कुकी हेडर, है ना, ये इसको बोलते हैं हेडर्स, ये जितनी भी चीज आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है हमेशा, दैट कि यहाँ पे न्यू लाइन, इस तरह से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो डेटा पैकेट के अंदर ये जो न्यू लाइन होती है ना, वो स्लैश एन ना होकर के कैरेज रिटर्न के साथ स्लैश एन होती है, जैसे विंडोज में होती है ना, सेम वैसा। सो कैरेज रिटर्न एंड देन न्यू लाइन, तब वो एज अ न्यू लाइन की तरह ट्रीट करी जाएगी। एचटीटीपी की प्रोटोकॉल यही बोलती है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो रूल्स है वो यही कहते हैं कि ऐसे वर्जन लिखा होगा और वर्जन के बाद जब न्यू लाइन आनी होगी तो इस तरह से आएगी। अच्छा, रिक्वेस्ट जब एंड करनी होती है तब आपको दो न्यू लाइन की जरूरत होती है, तो एक न्यू लाइन तो यहाँ आ गई और एक न्यू लाइन यहाँ पे आ गई, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जो हेडर्स होते हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। लेट्स से कि इस हेडर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस करी जाती है सर्वर के द्वारा। सर्वर कैसे प्रोसेस करता है, क्या प्रोसेस करता है, वो हम चीज समझ लेते हैं। होस्ट हेडर एक वो हेडर होता है जो कि बताता है कि क्लाइंट को क्या चीज सर्व करनी है, google.com या maps.google.com। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ maps.google.com, तो सेम आईपी, क्योंकि ये google.com की आईपी जो कि डीएनएस से रिजॉल्व होकर आई है, तो सेम आईपी मेरे को maps.google.com सर्व कर देगी अगर मैं यहाँ पे maps.google.com लिख देता हूँ तो। ठीक है, तो ये होस्ट हेडर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब रिक्वेस्ट के साथ भेजे जाने वाले कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि सर्वर के द्वारा प्रोसेस करे जाते हैं और अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्स करता है फिर हमें। ठीक है, कुकी हेडर वो हेडर होता है जो कि हमारा सेशन कंटेन करके बैठा हुआ होता है। आपने सुना भी होगा बहुत जगह कि कुकी स्टीलिंग और कुकी हाईजैकिंग ऐसे अटैक होते हैं, तो वो यही से होते हैं, यही स्टील किया जाता है। और यूजर एजेंट होता है आपका एक। यूजर एजेंट बेसिकली बताता है कि जो रिक्वेस्ट करने वाला है, यानी जो क्लाइंट है, वो किस ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, फायरफॉक्स और कौन सा वर्जन है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है यूजर एजेंट के अंदर। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस, यानी सॉरी, कुछ वेब एप्लीकेशंस आपको बैन भी कर देती है स्पेसिफिक यूजर एजेंट्स को, या फिर बाइट लिस्टिंग लगा के रखी हुई होती है जो सिर्फ फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउजर्स को ही अलाउ करती है, बाकी सब बैन कर देती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप कर्ल करने की कोशिश करते हो, है ना, कमांड होती है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए लिनक्स के थ्रू या विंडोज के थ्रू, तो वो यूजर एजेंट के अंदर यहाँ पे जैसे मोजिला लिख रहा है वहां पे वो कर्ल लिखा आता है, तो वो बैन होता है। बेसिकली कुछ इस तरह से चीजें काम करती हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक और चीज होती है, इसके अंदर बॉडी होती है कभी कभार, तो कभी कभार आप देखोगे A=1 एंड B=2, सो इसको बोलते हैं बॉडी। इसकी जगह कुछ बाइनरी डेटा यानी पीएनजी, यानी कुछ भी, लिटरली कुछ भी, EXE, ELF, कुछ फाइल भी, कोई भी फाइल हो सकती है यहाँ पे। अगर इस तरह से पैरामीटर लिखे हुए इसको बोलते हैं पोस्ट पैरामीटर। और ये कब जाएंगे? जब आपकी रिक्वेस्ट होगी पोस्ट, मतलब जाने को ये गेट रिक्वेस्ट पे भी जा सकते हैं, बट अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा। एक तो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं पोस्ट पैरामीटर। कभी कभार आप देखोगे कि index.php A=1 एंड B=2, बेसिकली इसको बोलते हैं गेट पैरामीटर्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कब? जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजना हो। ठीक है, सेम चीज आप पोस्ट पैरामीटर के साथ भी कर रहे थे, यूजर नेम और पासवर्ड आप वहां भी भेज सकते थे, बट अगर आपको गेट पैरामीटर के अंदर भेजना है, आपको वो हिडन नहीं करना है। आपको मान के चलो कि बैंकिंग साइट है कोई, ठीक है, वो कहाँ भेजेगी अपने, जैसे अगर यूजर नेम पासवर्ड है, कोई भी चीज उसको भेजनी है तो पोस्ट पैरामीटर के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को हाइड करने की कोशिश करेगी। और जैसे कोई नॉर्मल सी साइट है जो गेस्ट यूजर को अलाउ करती है, ऐसा कुछ है ना, वो कहाँ भेजेगी? गेट रिक्वेस्ट के अंदर आपका। ठीक है, गेट पैरामीटर्स में भेजेगी अपना यूजर नेम, डेटा और जो भी है। ऑल्दो नहीं भेजना चाहिए, बट भेज सकते हो आप। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि क्रिटिकल नहीं है तो उसको आप भेज सकते हो। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क सेपरेटर होता है एंड पॉइंट और पैरामीटर्स के बीच में। और ये जो होता है A=1 एंड, ये सेपरेटर होता है, एंड जो होता है ये सेपरेटर होता है पैरामीटर्स के बीच में। तो एंड B=8, ऐसा कुछ भी। तो ये एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 1 है, एंड is a separator, B is another parameter which is the value is 8। ठीक है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने को है नहीं। मूव करते हैं रेस्पॉन्स के ऊपर। रेस्पॉन्स किस तरह से काम करता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटरसेप्ट कर लूंगा इस रेस्पॉन्स और इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया है, तो इसको समझेंगे इस टूल को ना बाद में, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि ये रिक्वेस्ट थी जो हमने करी थी और ये रेस्पॉन्स है। अब देखो रेस्पॉन्स में क्या आया है, 404 क्यों आया है? क्योंकि index.php जो हमने एक्सेस करने की कोशिश करी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो पहले कैसा था, ऐसा, पहले यहाँ पे सिर्फ एक मैंने एडिट करके ना index.php लिखा था, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे एज इट इज रिक्वेस्ट जैसे जा रही थी वैसे करेंगे तो देखो 200 आ गया, और नहीं तो क्या आया, 404। तो रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये होती है बॉडी रेस्पॉन्स की। ठीक है, अगेन यहाँ पे न्यू लाइन होगी आपकी, चेक कर लो। ठीक है, और न्यू लाइन से पहले आपके हेडर्स होंगे। ये हेडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइंट के लिए, क्लाइंट इनको प्रोसेस करता है।
और उसी हिसाब से ब्राउजर यानी क्लाइंट आपका सिक्योरिटी और सारी चीजें इंप्लीमेंट करता है जब भी आप कोई टैब खोलते हो, जैसे फेसबुक का या फिर गूगल का, जो भी है, जो भी वेबसाइट आप सर्व कर रहे हो। ये अगेन वर्जन है जो भी सपोर्ट करता है सर्वर। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक ही वर्जन से दोनों पहले वो नेगोशिएट कर लेंगे कौन सा वर्जन सपोर्ट करते हो आप, तो सर्वर जो भी वर्जन यूज कर रहा होगा क्लाइंट वो वर्जन यूज कर लेगा। तो जैसे गूगल HTTP 2 यूज कर रहा है तो जो क्लाइंट होगा वो HTTP 2 यूज करेगा। कमिंग टू दिस विच इज स्टेटस कोड, इसको एरर कोड नहीं बोलते, कभी भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्टेटस कोड। इसकी कुछ रेंजेस होती है। इसकी रेंजेस क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको। 1xx 1xx का मतलब यह है कि 100 से लेकर के 199, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100 से लेकर के सारे स्टेटस कोड आएंगे 199 तक। कुछ ही कोड्स आते हैं 101 102 ऐसा करके, ठीक है, सारे नहीं आते। शायद हो सकता है फ्यूचर यूज के लिए, मैंने इतना पढ़ा नहीं है इसके बारे में। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कोड्स, जो 1xx वाले रेंज के कोड होते हैं। ऑल्दो आपके काम नहीं आएंगे और आप कभी देखोगे भी नहीं इस चीज। 2xx की जो रेंज होती है इसमें 200 से लेकर के 299 तक कोड आते हैं। इसको बोलते हैं सक्सेस कोड्स। इसका मतलब ये होता है आपने जो भी कंटेंट यानी रिसोर्स या जो भी एंड पॉइंट में था वो आप एक्सेस करने की जो कोशिश कर रहे थे वो सक्सेसफुली फैच हो चुका है, आप सक्सेसफुली उस कंटेंट को रिट्रीव कर चुके हो। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसमें 200 आता है, 204 आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आते हैं आपके। तो ये बेसिकली सक्सेस का कोड होता है। स्पेलिंग भी ध्यान मत देना, अगर गलत हो जाए तो माफ कर देना मेरे को। 3xx इज इंपॉर्टेंट। 3xx होता है आपका रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट कैसे, जैसे मान के चलो आप जिस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज जैसे ये एंड पॉइंट है, सॉरी ये नहीं है, चलो मान के चलो लॉग इन है, लॉग इन करके ऐसा ऐसा एंड पॉइंट है। तो लॉग इन यहाँ पे क्या देगा 3xx, कब देगा, जब 3xx एग्जिस्ट करता है, सॉरी मैं लॉग इन एग्जिस्ट करता है बट कहीं और एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्ट करता है लॉग इन स्लैश लॉग इन डॉट पीएचपी पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस केस में आपको 3xx का रेंज का कोड दिखाई दे जाएगा। 301 304 304 इज एक्सेप्शन। 304 का मतलब होता है नॉट मॉडिफाइड, और 304 के टाइम पे आप ज्यादातर नहीं देखोगे कि आपको रिडायरेक्ट करा जा रहा है। ऑल्दो आपको रिडायरेक्ट करा जाएगा बट 304 में नहीं रिडायरेक्ट करा जाएगा आपको, उसका मतलब होता है नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। उसका बस बेसिकली ब्लैंक पेज आता है ज्यादातर, जो मैंने देखा है। तो यहाँ पे ना आपको हेडर्स में एक चीज दिखाई देगी, जब भी आपको ना एक जगह पे रिडायरेक्ट करा जाएगा ना, तो बताने के लिए कि भाई कहाँ रिडायरेक्ट करा जा रहा है, तो वो कैसे मालूम चलेगा क्लाइंट को कि मेरे को कहाँ जाना है, इन रेस्पॉन्स हेडर की मदद से। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखाई देगा। तो एक सेकेंड, जैसे यहाँ से www हटाया मैंने और इसको मैंने रिक्वेस्ट करी, तो यहाँ पे आ गया 301 मूव परमानेंटली, और ये बोल रहा है लोकेशन हेडर https:// कि https स्कीम के ऊपर जाओ www.google.com.co.in के ऊपर। तो वहां पे रिडायरेक्ट होने के बाद आप सर्व कर सकते हो जो भी आपको सर्व करना है, बट अभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये जो रिसोर्स आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो एंड पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा www.google। तो यहाँ पे मैं फॉलो रिडायरेक्शन करूंगा, तो देखो बेसिकली ये लोकेशन हेडर आपका, ये आपको बताता है कि आपको कहाँ रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस थिंग, जो बताता है कि 301 का मतलब क्या होता है, 302 का मतलब डेफिनेशन होती है बेसिकली ना एक स्टेटस कोड की। इसका क्या मतलब होता है, डेफिनेशन स्टेटस कोड की, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे जो है स्टेटस कोड, ठीक है। टर्मिनल के अंदर एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एरर कोड तो नहीं बोलते, इसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड एरर, ठीक है। यहाँ एक और चीज मेरे को लिखनी है 5xx विच इज सर्वर साइड। क्लाइंट साइड एरर, सर्वर साइड एरर। कभी बार ऐसा होता है कि आप HTTP की जो सिंटेक्स होता है रिक्वेस्ट का, जो मैंने अभी बताया जस्ट आपको, उसमें आप दिक्कत कर देते हो। मान के चलो यहाँ पे इस कॉलम की जगह ना आपने लगा दिया ऐसा ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो ये कोई सिंटेक्स नहीं होता। तब दिक्कत कहां पे, क्लाइंट की साइड पे दिक्कत है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट गलत करी है। मैं तो रेस्पॉन्स सही से दे सकता हूं तुम्हें, मैं सही से प्रोसेस कर रहा हूं, बट तुमने गलती करी है। तब क्या आएगा 404 401 405 404 कब आता है, जब हम यहाँ पे ऐसा कुछ दे देते हैं अटर्म सा ऐसा कुछ भी। तो गलती कहां पे, इस साइड पे गलती है ना, क्लाइंट साइड पे, कि तुमने रैंडम सा कुछ दे दिया जो कि इसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हारी गलती है, तो क्लाइंट गलती होती है, इसलिए क्लाइंट साइड एरर आता है। 404 401 कब आता है, नॉट ऑथराइज्ड, जब आप मान के चलो कि आपने कोई ऐसा एंड पॉइंट एक्सेस करने की कोशिश करी जैसे एडमिन, तो एडमिन पैनल एक्सेस करने के लिए आपको क्रेडेंशियल चाहिए होगा, और क्रेडेंशियल आपको यहां सप्लाई करने होते हैं हेडर के अंदर ना, कभी कभार यूजर है ना। तो ये आपने नहीं दिया, जैसे ये आपने नहीं दिया, तो गलती कहां है, इस साइड पे गलती है आपकी ना, तब आपका क्लाइंट साइड एरर आता है। 403 फॉरबिडन, 405 है ना, मेथड नॉट अलाउड। कभी कभार ऐसा होता है कि मेथड नॉट अलाउड के टाइम पे आपने जैसे पोस्ट दे दिया है ना गेट की जगह, या गेट ही दे दिया, तो गेट मेथड अगर अलाउड नहीं है
सर्वर के द्वारा, तो गलती कहाँ है? क्लाइंट की साइड पे कि तुम मेरे को इस मेथड से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्लाइंट की गलती है। सर्वर की गलती कहाँ होती है? मान के चलो आपने सारी चीज सही दी, बट यहाँ पे जाकर के ना, सर्वर पे जाकर के आपकी रिक्वेस्ट जब प्रोसेस हुई तो वहां पे एक्सेप्शन हैंडल करने वाली जो चीजें होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, ट्राई, कैच, वो अच्छे से नहीं लिखे हुए होते वहां पे। तो उस दौरान क्या होता है? सीक्वल इंजेक्शन, डॉस अटैक, आपका सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, है ना, LFI, RFI, ऐसी वल्नरेबिलिटी रेज हो जाती है। तो उस दौरान आपको 5xx की रेंज के कोड दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 5xx सारी रेंजेस में से, क्योंकि जब भी आपको 5xx दिखे, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो आपने वहां पे गलत कॉज करा है, एक एक्सेप्शन रेज कर दिया तुमने वहां पे। और एक्सेप्शन हमेशा तब रेज होता है जब मान के चलो आप कुछ वहां पे इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं होती, और इनपुट सैनिटाइजेशन अगर नहीं होती तो सारे अटैक्स सारे अटैक्स की पॉसिबिलिटी होती है, सीक्वल से लेकर के SSTI तक सब। तो यहाँ पे ये आपका बॉडी है, रिक्वेस्ट का बॉडी। ये आपके रेस्पॉन्स के हेडर्स है, और रेस्पॉन्स के हेडर्स के अंदर लोकेशन हेडर मैंने बता ही दिया। ये बताता है कि आपको कहाँ रिडायरेक्ट होना है। कंटेंट टाइप होता है बेसिकली कि आप बॉडी के अंदर क्या कंटेंट आया, यही वो कंटेंट होता है जो रेंडर होता है आपका ब्राउजर के अंदर, जो मैं आपको शुरुआत में दिखाया था। इस हेडर को पहले इस वाले हेडर के ऊपर बात कर लेते हैं। सर्वर हेडर। सर्वर हेडर बेसिकली बताता है कि कौन से सर्वर के द्वारा सर्व करी गई है मेरी रिक्वेस्ट, अपाची के द्वारा या फिर Nginx के द्वारा या फिर गूगल वेब सर्वर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके कुछ, जैसे ये है क्रॉस ओरिजिन वाला एक हेडर है, उसके बाद कंटेंट सिक्योरिटी वाला एक हेडर है। ये आपके सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब क्लाइंट साइड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यही चीज है। ये रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक बोनस में आपको चीज करके दिखा देता हूं मैं, अगर ना मालूम हो तो। जैसे मान के चलो, अगर इतना मैंने आपको बता दिया कि TCP पोर्ट होता है, राइट। जैसे अगर google.com है, google.com के 80 पोर्ट के ऊपर ही तो चल रही होगी ना रिक्वेस्ट, सॉरी आई मीन वेब सर्वर। google.com का जो वेब सर्वर होगा, तो वो google.com की 80 पोर्ट के ऊपर, TCP पोर्ट के ऊपर चल रहा होगा, जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ नेटकैट के थ्रू। अगर मैं सही से सिंटेक्स दूं एक TCP पैकेट के अंदर, जो कि होगा इस तरह से, गेट एंड देन स्पेस स्लैश एंड देन उसके बाद HTTP स्लैश 1.1 या फिर 2 या फिर 1.1, जो भी वर्जन यूज करना चाहूँ। तो 1 होता है, 1.1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, राइट। तो अभी के लिए इतना समझ लो, बस स्पीड मैटर करती है। तो अभी के लिए 1.1 लिख देता हूँ मैं, और इसके बाद एंटर करता हूँ, ठीक है। और एक और बार एंटर करता हूँ, बिकॉज 2 एंटर चाहिए होते हैं इसे। तो ये देखो कंटेंट मेरे पास आ गया यहाँ पे। ये सारा किसका कंटेंट है? google.com का कंटेंट है, ठीक है। ये पूरा जो कंटेंट है ये ब्राउजर के अंदर रेंडर कर दिया जाता है, बट अभी टर्मिनल के ऊपर आया है। और क्यों आया है? क्योंकि मैंने एक TCP पैकेट के अंदर यहाँ पे गेट स्लैश HTTP स्लैश 1.1, जो कि HTTP का स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने दे दिया था यहाँ पे। इस वजह से मेरे को ये रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर आ गया पूरा, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।